हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान का 5वां अध्याय कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। तो एक तरफ प्राकृतिक, एक तरफ मानव निर्मित। तो मैं जैसे एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। प्राकृतिक जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ठीक है, दो इसके एग्जांपल हैं। और मानव निर्मित मैं बताता हूँ, जैसे प्लास्टिक और कपड़े, ये सब मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे टेरिकॉट का कपड़ा है, इस तरह की चीज़ें जो मानव निर्मित हैं। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज लवण सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब बूझो क्या कह रहा है। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। क्रियाकलाप 5.2, यह कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, उनमें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। ये उपसमूह उपभोक्ता को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं को उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र से वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। कोयला, आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। चित्र 5.1, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। देखो ये जो फोटो दिखाई दे रही है कोयले की है। ये खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल के इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले को खान को दिखाया गया है। देखो ये कोयले की खान है यहाँ पर। ये तो कैसे कोयला निकाला जा रहा है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है।
उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक, यह एक कठोर सैरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। चित्र 5.3, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम में आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस, कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम, आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम में आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, चट्टान, एवं ओलियम, तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अपेय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और प्रभाजों, देखो यहाँ पे चित्र दिख रहा है। इसमें ऊपर की जो सतह होती है उसके नीचे इस तरह की परतें होती हैं जिसमें गैस पाई जाती है, फिर नीचे तेल, फिर जल, फिर तैलाश्य, चट्टान, इस तरह से पाए जाते हैं ये जमीन के अंदर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। ध्यान रखें, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, इसका फुल फॉर्म है ना। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह एक कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। तो पेट्रोलियम के संघटक और इसके उपयोग, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसके तो यह घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में आती है। अगला है पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में काम में आता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम में आता है। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में काम में आता है। स्नेहक तेल स्नेहन के लिए काम में आता है। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। और बिटुमेन
पेंट और सड़क निर्माण में काम में आता है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब बूझो क्या कह रहा है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो पहली करिए नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इसके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति में चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ इनको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायर का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो अभी आपने ये अध्याय पढ़ा, इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं आसानी से। CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ बताइए। तो देखिए, CNG और LPG को ईंधन के रूप में यूज करने से एक तो इन्हें आसानी से जलाया जा सकता है, इससे कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलते और इससे पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम होता है। ठीक है, ये इसके लाभ थे। दूसरा, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है बिटुमेन। तीसरा, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? देखिए, जब मृत वनस्पति है इससे किस प्रकार बनता है, लाखों वर्ष पूर्व जो निचली सतह थी, निचली ज़मीन थी, वहाँ पर घने वन थे, जंगल थे। तो बाढ़ आदि के कारण वो जंगल और जो लकड़ी थी वो ज़मीन के अंदर दब गई और धीरे धीरे उनके ऊपर ताप और दाब बढ़ने से वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो यह प्रक्रम पेट्रोलियम पदार्थ बनाता है। ठीक है, इसे जीवाश्म इस प्रकार के ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। तो पहला में कोयला आएगा, दूसरे में पेट्रोलियम पदार्थ आएगा। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आसवन, प्रवाजी आसवन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है LPG और CNG। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, असत्य। दूसरा, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य है। छठा प्रश्न, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? क्योंकि जीवाश्म ईंधन की मात्रा प्रकृति में निश्चित है और कम मात्रा में है। कुछ सौ वर्ष बाद में ये ईंधन प्रकृति में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, जिसकी वजह से और इनका लगातार दोहन होने की वजह से ये प्रकृति में समाप्त होने वाले हैं। कोक के विलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है, यह कोयले से प्राप्त होता है। जब कोयले को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कुछ गंदगियाँ जल जाती हैं और सिर्फ कार्बन बचता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है तो वह कार्बन जलना बंद हो जाता है और सिर्फ शुद्ध कार्बन बचता है, जो बहुत सारे कार्यों में काम में लिया जाता है। खासकर लोहे के साथ मिश्रित करके इससे स्टील बनाई जाती है। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है?
समुद्री और जलीय जीव जंतु जब किसी कारणवश मर गए थे तो वो समुद्र के पैंदे में बैठ गए। उनके ऊपर मिट्टी धीरे धीरे जमा होती गई और जब मिट्टी की परत ज़्यादा बड़ी हो गई तो उनके ऊपर अधिक उच्च ताप और दाब की वजह से वो धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। नवा, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए वर्ष में कमी। आगे देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आप गणित से संबंधित आ जाते हैं थोड़े से, तो ये प्रश्न आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ठीक है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।